महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन है और आने वाले 23 नवंबर को ये फैसला हो जाएगा कि असली शिवसेना कौन है और डुप्लीकेट शिवसेना कौन है। असली शिवसेना बाला साहब के पुत्र उद्धव ठाकरे की है या असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे के चेले हैं उनकी है। तो ये असली शिवसेना को कब तोड़ा जाता है, इसके पीछे एक इतिहास है। जब बीजेपी सत्ता केंद्र में थी और महाराष्ट्र में जब वो एक अस्पताल में उद्धव ठाकरे भर्ती थे और पिछले 2022 में 30 जून को उसकी पार्टी को तोड़ करके एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जाती है और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनते हैं, जो आरएसएस के मोहन भागवत के सबसे चहीते हैं महाराष्ट्र में और बीजेपी के उभरते हुए चेहरा भी है। तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और अजित पवार भी उनके साथ रहते हैं और वहां से अलग महाराष्ट्र की राजनीतिक की करियर अलग से शुरुआत एकनाथ शिंदे करते हैं। जहां पे 2024 लोकसभा इलेक्शन आता है तब एकनाथ शिंदे बीजेपी को मदद भी करते हैं और एकनाथ शिंदे अपने साथ एमपी जितवा करके भी लाते हैं और लोकसभा इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को काफी हद तक मदद भी करते हैं। तो वहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी एकनाथ शिंदे की और उद्धव ठाकरे की। तो उद्धव ठाकरे के बेटे ने ये कहा भी था कि एकनाथ शिंदे ने मेरे पिता के पीठ पे तब खंजर घोंपा जब मेरे पिता को बहुत जरूरत थी लोगों को और जब वो अस्पताल में भर्ती थे। तो वहां से ये लड़ाई शुरू होती है और अभी 2024 में जब वहां पे इलेक्शन है और इस टाइम एकनाथ शिंदे के साथ साथ बीजेपी और अजित पवार कौन है, तो शरद पवार के भतीजे हैं और शरद पवार की पार्टी भी तभी तोड़ी जाती है जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। अजित पवार भी अभी बीजेपी के साथ है एकनाथ शिंदे के साथ और बीजेपी के साथ मिलके ये 2024 का लोकसभा इलेक्शन भी लड़ते हैं और इस बार भी वहां पे इलेक्शन है 2024 में महाराष्ट्र का, वहां पे अजित पवार भी उस गुट में शामिल है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस है और शरद पवार है। शरद पवार भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रह चुके हैं और काफी एक्सपीरियंस से मजे हुए खिलाड़ी है। तो इस बार का इलेक्शन ये डिसाइड कर देगा क्या एकनाथ शिंदे वहां के रियल मुख्यमंत्री रहेंगे या इस बार अगर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है अगर अच्छे खासे मार्जिन से अगर वहां पे लाती है, सीट लाने में कामयाब होती है, तो फिर एकनाथ शिंदे की कैरियर भी वहां से धीरे धीरे कहीं ना कहीं डाउन देखने को मिलेगी। सच्चाई ये भी है कि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं तो लोगों की जो उनके सामने जो छवि है 10 गुना बढ़ती है। पर उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरीके से छलावा होता है और उनकी पार्टी को तोड़ा जाता है तो लोगों की जो सहानुभूति है वो 10 गुना कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के साथ भी बढ़ती है। और आने वाले इलेक्शन में एकनाथ शिंदे की जो राजनीतिक कैरियर है 23 नवंबर को डिसाइड हो जाएगा कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के राज चलेगा, उनके साथ लोग की सहानुभूति है या एकनाथ शिंदे की। पर जिस तरीके से बीजेपी हरियाणा जीती है और कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रही है ईवीएम में जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, बेईमानी हो रही है और कांग्रेस जिस तरीके से हरियाणा हारती है ये उम्मीद था ही नहीं। जिस तरीके से टेलीविजन में जो सर्वे आ रहे थे और जिस तरीके से 55 सीट के आसपास, जहां पे हरियाणा में 90 सीट है वहां पर 55 सीट दिखाई जा रही थी कि कांग्रेस वहां जीतने वाली है, पर 49 सीट बीजेपी लाती है और बहुत अच्छे मार्जिन से कांग्रेस को हराती है और वहां पे अपनी सरकार भी बनाती है। और अभी हाल ही में SC/ST जो वर्गीकरण हुआ है उप वर्गीकरण, उसमें भी वहां फैसले दिए जाते हैं और महाराष्ट्र में वो फैसले लागू भी हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो ये उम्मीद था ही नहीं कि बीजेपी हरियाणा हारने वाली। ऐसा कहा जा रहा था कि अगर इस बार हरियाणा हारे तो महाराष्ट्र पे तलवार लटकती नजर आएगी। तो बीजेपी हरियाणा जीत गई है और उसके साथ इनकम टैक्स है, CBI है, ED है और साथ साथ चुनाव आयोग है, मीडिया तो है ही उसके साथ। तो महाराष्ट्र में भी ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा जहां पे उसके साथ मीडिया होगी, इनकम टैक्स, ED का डर होगा और चुनाव आयोग तो उनके साथ है ही। तो मीडिया जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है तो लोगों को वहां पे अपनी तरफ बीजेपी एक तरफ कहीं ना कहीं खींचने को तैयार है और लोगों को अपनी तरफ लुभाने के लिए उसके साथ प्रचार तंत्र है, तमाम तरह के मीडिया है, सोशल मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया उसके साथ है। तो ये चुनाव कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए आसान भी नहीं होने वाला है। जिस तरीके से कांग्रेस की हालत खराब हुई है हरियाणा में और मिली जुली सरकार बनाते हैं जम्मू कश्मीर में, तो कांग्रेस की हालत भी कुछ
अच्छी है नहीं, और ना ही उसके साथ जनता देखने को मिल पा रही है। पर नेशनल पार्टी होने की वजह से उनको थोड़ी बहुत क्षेत्रीय पार्टी तवज्जो देती है। तो देखना अब ये होगा कि कांग्रेस क्या उद्धव ठाकरे को उभारती है या उनकी नैया को डुबाने में उनको सफलता मिलती है। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी की पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, न कांग्रेस चाहती है कि ये सत्ता में आए, ना ही बीजेपी तो चाहती ही नहीं है। वो खुलेआम ये कहती है कि एससी एसटी ओबीसी की जो पार्टियां हैं उन्हें डुबाने में लगी रहती है, और कहीं ना कहीं आरएसएस की जो मानसिकता है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ये काम करती हुई नजर आती है। तो आने वाले 23 नवंबर को ये फैसला हो जाएगा कि जो बाला साहब का गढ़ है, विदर्भ का जो गढ़ है, जो नागपुर तरफ का जो एरिया है, बाला साहब की कर्मभूमि है, और वहाँ से जो 70 सीट आसपास 69-70 सीटें हैं, उस पे अगर उद्धव ठाकरे को बढ़त मिलती है तो हो सकता है सत्ता में उनकी आने की संभावना भी रहेगी। और महाराष्ट्र में मुंबई का जो इलाका है, थाने का इलाका है, इस एरिया में बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत है। और देखना यह होगा क्या इस बार सत्ता में उद्धव ठाकरे आ पाते हैं या एकनाथ शिंदे। इन दोनों के लिए काफ़ी ये निर्णायक मोड़ होगा, और यहीं से राजनीतिक करियर की शुरुआत या तो अंत की तरफ जाएगी एकनाथ शिंदे के लिए, या उभरता हुआ उद्धव ठाकरे का जो पॉलिटिकल करियर, जो 2022 में 30 जून को समाप्त हो गया था और उनकी मुख्यमंत्री पद चली गई थी। तो आने वाले 23 नवंबर को यह फैसला हो जाएगा कि महाराष्ट्र की असली शिवसेना कौन है और डुप्लीकेट शिवसेना कौन है।